हेलो हेलो हेलो। विज्ञानम चैनल के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 12th के रसायन विज्ञान के संपूर्ण सिलेबस को तथा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिकों को, जिस टॉपिक को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानम पे। तो चलिए इस सेशन को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बेसिक टॉपिकों को आपको जानना पड़ेगा। तो ये बेसिक टॉपिक क्या है? ये है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है बच्चों कि हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं वो क्या होती है? पदार्थ। जैसे दुनिया की हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मैटर, पदार्थ। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर, कि दुनिया की हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से मुख्य अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। बाकी की जो 2 अवस्थाएं हैं उनका नाम है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट। हमें मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, ठोस जिसको इंग्लिश में सॉलिड, द्रव जिसको इंग्लिश में लिक्विड और गैस जिसको इंग्लिश में गैस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस का क्या होता है? जिसका आयतन तथा आकार दोनों बच्चों निश्चित होता है, उसको क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। जैसे इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्केच है, ये पेन है और इसे आप कहीं भी ले जाएं तो इसके ना तो आकार में कोई परिवर्तन होगा, ना ही इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा। तो ठोस के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? जिसका आयतन तथा आकार जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, वो ठोस कहलाता है। द्रव के बारे में कहता है कि जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और वो बोतल में है, अगर वो बोतल में है तो पानी का जो आकार है वो बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर उसी पानी को आप किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं तो वो जो पानी होगा उस बर्तन का आकार लेगा जिस बर्तन में आपने रखा। फिर उसी पानी को आप अगर तीसरे बर्तन में रखते हैं तो वो तीसरे बर्तन का आकार लेगा, यानी द्रव के आकार निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन अगर आयतन की बात की जाए तो पानी अगर बोतल में 1 लीटर था तो आप बाकी के जो दोनों बर्तन में रख रहे थे, पानी तभी भी 1 लीटर था, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो द्रव के बारे में कहता है कि आयतन निश्चित तथा आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब बच्चों हम गैस की बात कर लेते हैं। गैस क्या होता है? गैस के आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर 5 लीटर का है, ठीक है, और आपके पास अगर 2 लीटर गैस है, तो अगर आप उस 2 लीटर गैस को 5 लीटर वाले सिलेंडर में रखिएगा तो वो 5 लीटर का आयतन कवर कर लेगा, वही 2 लीटर गैस। यानी इसका मतलब उसका आयतन भी निश्चित नहीं है। 2 लीटर गैस 5 लीटर वाले बर्तन में भी आ जा रहा है और उसी 2 लीटर गैस को आप छोटे बर्तन में भी रखिएगा तो वो 2 लीटर गैस उस छोटे बर्तन में भी आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब गैस के बारे में जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है बच्चों? अनिश्चित होता है, उसे कहा जाता है गैस। अब इसके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं कि अगर मैं ठोस के गुणों की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है सजावट क्रमबद्ध। यानी ठोस की जो आप सजावट देख रहे हैं, यहां पर आप सजावट देखिए, ठोस की जो सजावट है ये बच्चों क्रमबद्ध होती है। सजावट यानी देखिए एक सजावट क्रमबद्ध रूप से सजी हुई है। अगर मैं द्रव की बात करूं तो द्रव की जो सजावट होगी वो ठोस की तुलना में कम क्रमबद्ध होती है। यानी देख सकते हैं यहाँ जो सजावट है इसकी ठोस की तुलना में क्या है बच्चों? कम क्रमबद्ध है। और इसी तरह से अगर मैं गैस की बात करूं तो इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं होती है। इसके पार्टिकल्स देखें जहां तहां इस तरह से व्यवस्थित है, यानी इसकी सजावट क्रमबद्ध नहीं है। अब मैं बात करूं इसके दूसरे मुख्य गुण की, तो प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं। यानी ठोस के जो अणु होते हैं जिनसे वो बने होते हैं उनके बीच प्रबल अंतराण्विक बल होता है, यानी दोनों कण आपस में मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं। इनमें जो होता है अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम होता है और गैस में अंतराण्विक बल जो होता है बच्चों बहुत कम होता है, बहुत कम अंतराण्विक बल होता है। अब मैं बात करूं तीसरे मुख्य गुण की, तो इनके अंतराण्विक स्थान कम होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं
कि इनके अणुओं के बीच आप देखें जो अंतराण्विक स्थान है वो बहुत कम है। इनके अणु को देखें, इनके बीच जो अणु है, इनके बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम। अगर मैं द्रव की बात करूं तो इनके बीच अंतराण्विक स्थान जो आप देख रहे हैं वो ठोस की तुलना में कुछ ज्यादा है। यहां पर देखिए अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। और मैं अगर गैस की बात करूं तो इनके बीच जो अंतराण्विक स्थान होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। अणुओं के बीच देखिए कितना, अणुओं के बीच कितना दूरी है, तो इनके बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं नेक्स्ट गुण की बात करूं, देखिए नेक्स्ट गुण क्या है, संपीड़ित नहीं कर सकते। संपीड़ित करने का मतलब इस पर दाब लगाकर इसके आकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये संपीड़ित नहीं हो सकते। द्रव भी संपीड़ित नहीं हो सकते। लेकिन अगर गैस की बात करूं तो गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। अब मैं बात करूं, गति नहीं कर सकते, ठोस गति नहीं करते हैं, जबकि द्रव गति कर सकते हैं। अगर आप पानी को जमीन पर गिरा दे तो पानी क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और गैस तो गति करते ही हैं, सब जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ठोस के, लकड़ी, बेंच, लोहा, ये सब क्या है, ठोस के एग्जाम्पल हैं। दूध, पानी, तेल, ये सब द्रव के एग्जाम्पल है। और गैस में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गैस के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में होगा, ठोस अवस्था के बारे में। तो अब हम ठोस को लेकर यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं बच्चों आपसे एक सवाल करता हूं कि ठोस, दुनिया में जितने भी ठोस होते हैं, क्या उनकी प्रकृति, क्या उनके गुण समान होते हैं या उनके गुणों में भिन्नता होती है? तो अब यानी आपको पता होगा कि जितने भी ठोस है सबके गुण क्या होते हैं, अलग अलग, सबकी प्रकृति क्या होती है, अलग अलग, उनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। तो इसके आधार पर, गुणों के आधार पर, यानी दुनिया में जितने भी ठोस हैं उनको कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए हम देख लेते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देखिए ठोस पदार्थों का वर्गीकरण अवयवी कणों, जो जिस कण से वो मिलकर बना है, अणु, परमाणु तथा आयन, तीनों हो सकते हैं। कि व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2 चीजों का फॉर्मूला होता है, एक चौक और दूसरा है आपका संगमरमर। संगमरमर, ठीक है। लेकिन दोनों के जो सूत्र होते हैं वो समान है, CaCO3। अब बच्चों आप हमें ये बताइए, क्या दोनों के गुणों में समानता है? अगर मैं बात करूं चौक की और अगर मैं बात करूं संगमरमर की, तो दोनों के गुणों में समानता नहीं पाई जाती है, किंतु दोनों के सूत्र क्या होते हैं, समान, CaCO3। तो दोनों के गुणों में समानता नहीं पाए जाने का कारण है उसकी सजावट। जैसे क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होने का क्या मतलब है बच्चों, यहां से हम समझते हैं कि जैसे अगर कोई भी ठोस है जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जैसे हम मान लेते हैं कोई ठोस है जो A और B से मिलकर बना है, ठीक है, किससे मिलकर बना है, A और B से मिलकर बना है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी, उसका जो अरेंजमेंट होगा वो एक रेगुलर पैटर्न पर होगा। जैसे A के बाद B, B के बाद A के बाद B के बाद A, पुनः A के बाद B के बाद A के बाद B के बाद A के बाद B, यानी इस तरह से क्या होंगे बच्चों, रेगुलर पैटर्न होंगे। किस ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के। अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की, एक एग्जांपल के तौर पर पहले क्रिस्टलीय में और देख लेते हैं। जैसे कि कोई ठोस है एक छोटा और एक बड़ा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो आप इसमें देखेंगे छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स, फिर यहाँ छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स। इसी तरह से इसका जो अरेंजमेंट होगा वो एक रेगुलर पैटर्न पर होगा, यानी इसकी सजावट देखिए, बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये ठोस क्या होंगे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस होंगे, जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। वो किस प्रकार के ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की, मान लेते हैं वही कोई एक ठोस
और है जो ए और बी से मिलकर बना है। अगर ये अक्रिस्टलीय ठोस होगा तो इसकी ज्यामिति आप देखें, इसका पैटर्न देखेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद फिर देखो यहाँ पर 2 बार ए आ गया, फिर यहाँ पर 3 बार बी आ गया, फिर यहाँ से बी आ गया, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ बी। यानी आप किसी भी तरह से कोई भी अनियमित पैटर्न को लिख सकते हैं। तो जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा हम लोग जान गए कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होगी उसको कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस, और जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का इंग्लिश होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस का इंग्लिश होता है एमोर्फस सॉलिड। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं, यहां से नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस को एक नाम और दिया गया है रवादार ठोस। इसके बारे में लिखा गया है जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है वो कौन सा ठोस कहलाता है बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का एक नाम और है बेरवादार ठोस, जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, Fe, NaCl, Cu, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब किस ठोस के एग्जाम्पल हैं? क्रिस्टलीय ठोस के। और यहाँ चौक, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम अंतर देख लेते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहला आपको पहला अंतर पता है कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है वो क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरे में लिखा हुआ है जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है वो कौन सा? अक्रिस्टलीय ठोस। ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब दूसरी बात है कि दीर्घपरासी व्यवस्था क्या होती है, यानी उसका जो अरेंजमेंट होगा एक लंबे सीक्वेंस शुरू से लेकर लास्ट तक एक सीक्वेंस को फॉलो करता चलेगा, एक निश्चित पैटर्न पर चलता चलेगा। जैसे मैं बात करूं, मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां पर लघुपरासी व्यवस्था का मतलब है कि ये जो पैटर्न है ये लगातार चलते जा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक सेम पैटर्न पर चल रहा है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो लघुपरासी व्यवस्था का क्या मतलब है कि कुछ दूर तक तो एक पैटर्न को फॉलो किया, लेकिन बाद में जाकर फिर देखो यहां पैटर्न गड़बड़ा गया। अब देखो यहां पर पैटर्न क्या हो गया बच्चों? गड़बड़ हो गया। इसका मतलब यहां पर इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये लघुपरासी व्यवस्था दिखाते हैं, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक का जो पैटर्न होगा वो एक जैसा नहीं होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कहा गया है कि ये दीर्घपरासी व्यवस्था दिखाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस लघुपरासी व्यवस्था दिखाते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। देखो यहां पर ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। इस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है कि विषमदैशिक का क्या मतलब है। बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में लिख देते हैं समदैशिक, जो कि गलत होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदैशिक। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक। इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस में। जैसे यहां पर ध्यान दो, अगर मैं इसकी सजावट इसके एग्जाम्पल से समझता हूं कि अगर आप इससे होकर प्रकाश के किरण को गुजारे तो उसका जो आउटपुट होगा, इसका जो प्रतिफल आएगा वो किस तरह का आएगा? अलग अलग दिशाओं में इसके गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मान लेते हैं कि अगर आप इस किरण को इधर से होकर गुजारें तो यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं? एक बड़े पार्टिकल्स, एक छोटे पार्टिकल्स, एक बड़े पार्टिकल्स, एक छोटे पार्टिकल्स। अच्छा, इसी को आप अगर इधर से होकर गुजारें, यहां से अगर आप गुजारें तो यहां पर आपको मिल रहे हैं केवल कौन से पार्टिकल्स? बड़े पार्टिकल्स। अच्छा, इसी किरण में आप एक इधर से गुजारें, यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहां से गुजारते हैं प्रकाश के किरण को तो यहां पर एक आपको केवल कौन से पार्टिकल्स मिल रहे हैं? छोटे पार्टिकल्स। तो प्रकाश का जो क्या होगा? गुण होगा, जब हम ठोस से होकर गुजारेंगे इसका जो प्रतिफल होगा वो अलग अलग दिशाओं में बच्चों अलग अलग देखा जाता है।
लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, आप किधर से भी होकर गुजारे तो इसका जो प्रतिफल होगा वो हमेशा एक जैसा होगा। इसलिए कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब सभी दिशाओं में अलग अलग, और समदैशिक का मतलब होता है सभी दिशाओं में समान। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस का मतलब ठोस जैसा, और एक होता है आभासी ठोस। आभासी ठोस का क्या मतलब है कि देखने में लगता है ठोस जैसा, लेकिन वो एक्चुअल में ठोस नहीं होता है। जैसे स्पंज हो गया, जैसे रबर हो गया, तो ये सब क्या है, आभासी ठोस है। और इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अतिशीतित का मतलब होता है कि वो द्रव जैसा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ठंडा करके ठोस बना दिया जाता है। जैसे शीशा अगर आपके पास बहुत पुराना शीशा हो, 100 साल का, 110 साल का, तो वहां पर आप देखेंगे कि ऊपर वाले शीशा का जो ऊपर का थिकनेस, ऊपर का जो मोटाई है और नीचे की जो मोटाई है, नीचे की मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, पिघलने का गुण होता है। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ मेल्ट करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ठोस को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गलन उष्मा निश्चित होती है। इसके गलन उष्मा निश्चित होने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई ठोस है, ध्यान से समझिए, अगर आपके पास कोई ठोस है और ठोस को जब आप समान टुकड़ा, मान लेते हैं आपके पास 15 ग्राम का कोई ठोस है, आपने 5-5 ग्राम के उस ठोस को काट लिया। अगर ये क्रिस्टलीय ठोस होगा तो तीनों के गलनांक क्या होंगे, एक समान होंगे। अगर कोई एक टुकड़ा 10 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तो बाकी दोनों टुकड़ा भी क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी बात नहीं होती है। समान टुकड़ा के अगर आपने मान लेते हैं अब ये अक्रिस्टलीय ठोस है, मान लेते हैं अब ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर अक्रिस्टलीय ठोस में ये 15 ग्राम का है और इसमें आप समान टुकड़ा के 5-5 ग्राम के समान टुकड़ा को काटते हैं तो तीनों के गलनांक क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस की सजावट निश्चित नहीं होती है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस की सजावट निश्चित होती है, तो समान टुकड़ा में अगर हम काटते हैं तो तीनों के गलनांक लगभग क्या होंगे, समान होंगे। अब मैं बात करूं कि इसे काटने पर बना दूसरा सतह क्या होता है, चिकना। अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो उससे जो बना सतह होगा वो क्या होगा, चिकना होगा। और अगर मैं बात करूं कि इसके काटने पर बना दूसरा सतह क्या होता है, खुरदुरा होता है। इससे बना सतह क्या होता है, खुरदुरा। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा कि इसके गलनांक निश्चित तथा तीक्ष्ण होते हैं। अगर कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है तो उसके गलनांक निश्चित होंगे। अगर मान लेते हैं कोई ठोस का गलनांक का मतलब कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उस वस्तु का गलनांक कहा जाता है। अगर मैं ठोस की बात करूं और किसी ठोस का गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस है तो वो ठोस 50 डिग्री सेल्सियस पर ही जाकर पिघलेगा, ना ही 49 पर, ना ही 49.5 पर। जैसे ही वो 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, एक बार पूरा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी बात नहीं होती है। इसके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित तथा तीक्ष्ण नहीं होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे इसके गलनांक एक रेंज में होते हैं कि ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, ये 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। जैसे मैं आपको जैसे 30 से पिघलना शुरू हुआ और 40 तक पिघल ही रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, सभी लोग बच्चे या सभी लोग अपने घर पर देखे होंगे, क्या आपने घी को पिघलते देखा है? घी एक बार में मेल्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना शुरू हुआ और 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता रहता है। तो इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कहा गया है कि इसके गलनांक निश्चित तथा तीक्ष्ण नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट, FeNaCl, Cu, हीरा ग्रेफाइट, चौक, कांच, रबर, प्लास्टिक। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इससे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल के, और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस तथा उनके बीच अंतर।
कल के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, इसे कितने प्रकार में बांटा गया है और इनके गुणों के बारे में। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।